Hi, Bachu. Good morning, good afternoon, good evening. जब भी you are seeing this particular lecture, as you guys are preparing for your May 2024, I know कि बहुत सारा effort लग रहा होता है, दिन और रात पता नहीं पड़ रहा होता, कई बार इरिटेशन भी हो रही होती है, बहुत सारी घबराहट भी हो रही होती है कि यार मैं इतना पढ़ता तो जा रहा हूँ या मैं इतना पढ़ती तो जा रही हूँ, बट मुझे क्या पता है याद कितना रहेगा। जो पहले पढ़ा हुआ है वो मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाया। मेरे कुछ बैकलॉग्स भी हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी देना है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होता है और कई बार खुद के ऊपर से भरोसा भी उठने लगता है। वी आर इन रियली सेल्फ डाउट वाला जो स्टेट होता है उस पे चले जाते हैं हम। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रही हूँ और वो बात क्या है? व्हेन दे से यू कांट डू इट, आई एम प्रीटी श्योर कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों के साथ ऐसा कभी ना कभी उन्होंने फेस किया होगा, एक्सेप्ट द टॉपर्स। क्योंकि उनके लिए तो एक प्रेशर होता है, हर इंसान बोलता है तुमसे तो हो ही जाएगा, बट अधिकतर लोगों के साथ ऐसा है ही। व्हेन यू एंटर योर सीए जर्नी, तो लोग तुमसे ये जरूर कह रहे होते हैं, चाहे वो हमारे कजिन्स हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, whatever, when they say you can't do it, do it twice and take pictures। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? दो इट इज लिटिल ह्यूमरस, बट यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुमने ये पर्टिकुलर कोर्स चूज किया, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग अपने आप में, कि तुमने ये अपने ऊपर ट्रस्ट किया कि आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। बट मेरे बच्चे, सिर्फ सोचना सफिशिएंट नहीं था। हमें अपने अंदर आज भी, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम एग्जाम के धीरे धीरे करके एक एक दिन नजदीक पहुंच रहे हैं, जब सिलेबस हमें दिख रहा है कि इतना सारा है, उस टाइम भी हमें अपने आप पे ट्रस्ट लूज नहीं करना है। दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई टीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है, वर्ल्ड कप का टाइम है, और हमारा कोई जो भी तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है वो खेल रहा है, तो आप ये बताइए, क्या अगर उसके माइंड में सेल्फ डाउट है, क्या क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पता अगला कैसा परफॉर्म कर पाए, क्या पता मैं ऐसा कर पाऊं नहीं कर पाऊं, उस पैनिक स्टेज में वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाता। एंड सेम गोज फॉर एग्जामिनेशन, माय डियर चिल्ड्रन। अगर आप सेल्फ डाउट में रहोगे, तो आप अपने आप को ये मैसेज दे रहे हो कि क्या पता होगा नहीं होगा। और लिटरली बोल रही हूँ, उस वजह से आपको बहुत नेगेटिविटी आ जाती। तो देखो, जो होना है वो होगा, और जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं हम वो करेंगे। लेकिन दिस शुड नॉट मीन कि तुम अपना खुश रहना छोड़ दो, तुम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लूज कर दो, तुम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज कर दो, और तुम यही घबराते रहो कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो प्लीज कम आउट ऑफ इट। आई हैव माई सेल्फ बीइंग CS student, I have been a CS student, and I have undergone all such pressures that you guys are facing. And I would say that most of you are really very lucky that you people have actually attended the class for the full duration, जिसने जहां भी पढ़ा हो, या यू मस्ट हैव एटलीस्ट गिवन मैक्सिमम ऑफ योर ड्यूरेशन ऑफ दीज लास्ट 7-8 months अपनी पढ़ाई को। आई वॉज वन सच, जितने बच्चे मुझे जानते हैं कि आई वॉज इट सो मेनी थिंग्स, वट एवर वॉज अ सिनेरियो ऑफ द लाइफ, उस सिचुएशन में मैं सच बताऊं, मैंने अपने इंटर की प्रिपरेशन आई बिगैन इन जनवरी ऑन रियल नोट। मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करती थी, कोई सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी, कभी होमवर्क कर लिया टीचर्स का दिया तो बस वो, कोई रिविजन नहीं, कोई सेल्फ स्टडी नहीं, कुछ नहीं। January, I started my preparation. Jan, Feb, March, April. 4 months I did that. May I gave my paper. In that duration, those of you know, उनको idea है ही कि I lost my dad and I being the elder one at home। बच्चे, एक तो आपका इमोशनल स्टेट, मतलब आज मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं को तुम्हें आई नीड टू इंड्यूस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, तो आई कैन नॉट यूज माई सेल्फ। लेकिन आई थिंक यू कैन कनेक्ट के फैमिली में आपके फादर की क्या पोजीशन होती है, एंड व्हेन यू लूज दैट पर्सन, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया। बट द पॉइंट इज, उस ड्यूरेशन के अंदर या तो आप अपने आप को खो दो, या आप अपने परिवार के लिए और खुद के लिए खड़े हो जाओ। तो ऐसा सब कुछ सिनेरियो के बावजूद दिल में ये बात थी
कि देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली टोल्ड मी एंड माय फैमिली कि एक बार देख लेना, सीए बहुत टफ होता है, बहुत लोग देते हैं लेकिन निकल नहीं पाता। तो हमको उनको मुंह से नहीं, हमको उनको अपनी मार्कशीट से आंसर करना है। और ये सिर्फ उनको दिखावे के लिए नहीं, हमें अपने लिए कुछ करना है। तो जो कर रहे हो वो करते रहो, हर दिन अपना एफर्ट का लेवल बढ़ाओ मेरे बच्चे। यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। जो जितना दिमाग लगाता है इंसान, उसका उतना अप्रिसिएशन होता है। कुछ डेप्रिशिएट नहीं होगा। यू आर नॉट लूजिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ। और जब बेस्ट चीज बन रही होती है तो डेफिनेटली थोड़ा तपना पड़ता है और फिर ही जाके वो बन पाती है। So you should be very proud of the efforts that you are putting in. I am really proud of each and every one of you for the efforts that you are putting in. And I know कि constant effort तुमने लगाए और genuine effort तुमने लगाए और self doubt अगर नहीं किया तो May 24 is going to be yours. तो प्लीज घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, मस्त पढ़ाई करना है। और तुम्हारे लिए मैं बराबर हर चैप्टर के रिविजन वीडियोस बना रही हूँ। एंड आई ट्राई कि मैं ऑलमोस्ट सारा ही कॉस्ट और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन तुम्हारे लिए यूट्यूब पे डाल दूँ, सो दैट जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तुम इस वीडियो के थ्रू कवर करते चलो। और क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो भी भाई तुम्हारे पास बराबर आ ही रही है। इस टाइप से लिस्ट मैं बना के वीकली बेसिस पे बच्चों को शेयर कर रही हूँ, विच इज कवरिंग एवरीथिंग। मॉड्यूल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं। जो ओरल करने हैं वो अलग, जो रिटर्न करने हैं वो अलग। बस घबराना नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड योर मास्टर मैन एंड इवन जो दूसरे टीचर्स से तुम पढ़ रहे हो, दे आर ऑल विथ यू एंड यू आर देयर इन आवर प्रेयर्स। ऑलराइट, चलो इसी बात पे शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। तो जो टॉपिक आज रिवीजन के लिए वी आर टेकिंग अप, इट इज योर कॉस्ट का चैप्टर नंबर 11, जिसमें आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू डू इसका डिस्कशन। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, अब मैं आ रही हूँ फुल ऑन पढ़ाने वाले मोड में, रिवाइज करवाने वाले मोड में। तो मैं करना क्या चाहिए, यू मस्ट कीप योर रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ यू। जो हमारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर है सब कुछ उसमें लिखा है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर को साथ में रखो। अपने पास रेड पेन रखो, अभी मेरे पास रेड पेन नहीं है तो मैं अपना पेन दिखा रही हूँ कि रेड पेन। जो कॉन्सेप्ट लगे थे यहाँ थोड़ा भूल गए थे उसको रेड पेन से मार्क कर लो। बाकी सारे को एक एक करके फटाफट लिखते चलो। क्वेश्चन जो मैंने लिस्ट में दिए वो क्वेश्चंस कर लेना। मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी थोड़े से ट्रिकी और इंपॉर्टेंट। मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगी और मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। सो हमारा चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। अब जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको इमेजिन करो कि एग्जैक्टली जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। तो बाय को अभी साइड में रख दो, पहले जॉइंट प्रोडक्ट की बात कर लें कि वो है तो है क्या। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सपोजिंग हम बात करें ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग। इसमें होता क्या है, इसमें जो तुम्हारा क्रूड ऑयल होता है वो मेन रॉ मटेरियल है। वो मशीनों में डलता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर इन सर्टेन मशीन्स। उसमें कुछ लेबर्स साथ में होते हैं, वो लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और पता पड़ता है कि एक एक करके उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। एलपीजी गैस, गैस ऑयल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल, वॉट एवर। तो एक प्रोसेस से जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन का एग्जाम्पल ले लूं तो मिल्क जो रॉ मिल्क होता है वो डलता है। वो रॉ मिल्क डलने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें से बन जाते हैं एक ही प्रोसेस से। जैसे कि स्किम्ड मिल्क, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं दे गो विद स्किम्ड मिल्क। दे कैन बी क्रीम, जो उसी प्रोसेस पे बन जा रहा है। दे कैन बी कंडेंस्ड मिल्क, वट एवर। तो बेटू एक प्रोसेस यहाँ देख लो जिसको हम नाम क्या देते हैं, जॉइंट प्रोसेस। उस जॉइंट प्रोसेस में मटेरियल डलेगा, उस प्रोसेस में लेबर अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगा, उस प्रोसेस में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स है वो लग के चलेगी। और ये पूरी प्रोसेस के एंड में होगा क्या, एक प्रोडक्ट ना बनते हुए स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं उसको। स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट होना मतलब सेपरेट आउट होना। अभी तक वो मटेरियल इकट्ठा था, प्रोसेस साथ चल रही थी और कुछ समय बाद स्प्लिट हो जाएगा। एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, बेसिकली दो या दो से अधिक। इसीलिए नाम क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए। अब
ये जो प्रोडक्ट है, हो सकता है ये इसी स्टेट में बिक जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना पड़े, इनमें कुछ और प्रोसेसिंग डालनी पड़े, और उसके बाद कुछ एडिशनल डेफिनेटली कॉस्ट उसकी लगेगी, और जो सुपीरियर वर्जन उसका बनता है, फिर मार्केट में वो बिक पाए, फिर मार्केट में वो बिक पाए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने की क्या है, जॉइंट कॉस्ट जब इनकर होती है, तो वो किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं हो रही, वो सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे हो रही है। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, वो इंडिविजुअल इनकर होके चलती है ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कोई कॉमन कॉस्ट नहीं होती। अब भाई, हमें ये निकालना है कि हमारा प्रोडक्ट एक कितने का पड़ा। तो दिक्कत की बात क्या है इस टॉपिक के अंदर, कि जो कॉस्ट लगी थी वो ए के लिए थोड़ी ना के लिए लगी थी, वो तो ए बी सी तीनों के लिए लगी थी। तो ए के लिए कितनी कॉस्ट लगी, बी के लिए कितनी कॉस्ट लगी, सी के लिए कितनी कॉस्ट लगी, जब हमें ये निकालना होता है, तो इसके लिए अलग अलग हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अलग अलग कॉस्ट तो लग नहीं रही, कॉस्ट तो इकट्ठा लग रही है, तो हमें उस कॉस्ट को बांटना है बेटा। तो उसके लिए टर्म आता है अपोर्शन करना, अपोर्शनमेंट। तो कितनी कितनी जाएगी, उसके लिए वी हैव गॉट लॉट ऑफ मेथड्स। तो हमारे सिलेबस में भी अराउंड 4-5 मेथड्स अवेलेबल हैं। लेट्स गो एंड चेक देम आउट। ठीक है, आपके नोट्स में सब लिखे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल, जो कॉपी की तरह हमारा एग्जाम्पल है पहला। वी आर यूजिंग दैट एग्जाम्पल फॉर एग्जैक्ट क्लैरिटी। देखिए, जॉइंट प्रोसेस हुई, जिसमें मटेरियल इतने का लगा, लेबर इतने का, ओवरहेड इतने का, टोटल कॉस्ट लगाओ, 2 लाख रुपए का मैम ओवरऑल खर्चा हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सबको एडअप किया और 2 लाख आ गया। अब बात आती है डिटेल्स ऑफ आउटपुट इज एज अंडर। प्रोडक्ट ए के 12,000 किलो आउटपुट रहा, प्रोडक्ट बी का 8,000 केजी का आउटपुट रहा। दी देयर सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ मतलब जैसे ही वो सेपरेट आउट हुए, उस पॉइंट पे ही अगर उनको यूं ही बेच दें, तो ये 15 का बिकेगा और ये 12 का बिक जाएगा। बोथ ए एंड बी कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड। अगर हम चाहें तो इनको यहाँ ना बेचें, इनकी और प्रोसेसिंग कर लें, और उसके बाद हम इनको सेल ऑफ कर दें। उस सिचुएशन में जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी, 30,000 लगेगी ए के संबंध में और 50,000 बी के रिस्पेक्ट में। आगे न्यू सेलिंग प्राइस 32 रुपए का ए बिकेगा, 45 रुपए का बी बिकेगा। देयर विल बी 10% लॉस इन द क्वांटिटी। अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो 10% लॉस हो जाता है। तो मैम ये लॉस क्यों हो जाता है? ऐसा होता ही है ना, आप कोई चीज़ जब बना रहे होते हो, जैसे चाय बना रहे हो, तो चाय बनने के अंदर लॉस हो जाएगा। रबड़ी बना रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा लॉस हो जाएगा, इवेपोरेशन लॉस, तो दैट इज इनहेरेंट, इट इज नॉर्मल लॉस। ओके, अब मैंने इसके लिए आपको कहा कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट, इसको आपको बांटनी है बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। पहला मेथड इज योर फिजिकल आउटपुट मेथड। व्हाट इज द नेम? फिजिकल आउटपुट मेथड। फिजिकल आउटपुट मेथड का मतलब होता है क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। तो हमने कहा 2 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, ए की क्वांटिटी, प्रेजेंटेशन देख लेना बच्चों प्लीज, ट्राई कि आप ऐसा टैबुलर प्रेजेंटेशन रखो स्टेटमेंट वाइज। तो ए की क्वांटिटी रही 12,000, बी की क्वांटिटी रही 8,000। ठीक है, और हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी है? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इनके रेशियो में बांट दे रहा है। तो मैंने रेशियो इसलिए नहीं निकलवाया बिकॉज यहाँ रेशियो निकालना इज इजी, बट क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है अधिकतर बड़ा गंदा डेटा होता है। तो कहाँ बैठ के रेशियो वेशियो निकालोगे, इससे बेटर है सीधे कर दो इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। समझने को कोई ऐसे भी समझ सकता है कि 2 लाख का खर्चा है, 20,000 टोटल यूनिट्स बने, तो डिवाइड करोगे तो पर यूनिट 10 का पड़ा, तो 12,000 यूनिट्स 1,20,000 के पड़ गए। सिमिलरली 2 लाख रुपए का खर्चा है, 20,000 यूनिट्स बने, एक यूनिट 10 का है, तो 8,000 यूनिट्स 80,000 के पड़ गए। तो आपने जॉइंट कॉस्ट को किसके रेशियो में बांट दिया? आपने बांट दिया क्वांटिटी के रेशियो में, फिजिकल आउटपुट के रेशियो में। ऑल राइट, अब मैम ये मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा यूज करना है? द क्वेश्चन विल मेंशन। बट मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, रियल लाइफ में जो होता है। अगर आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, दे आर वेरी सिमिलर, दे हैव क्वाइट सिमिलर सेलिंग प्राइस। तो उस सिचुएशन में इवन क्वालिटी वाइज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उस सिचुएशन में ये मेथड लगाना चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये जो जॉइंट कॉस्ट है, इसको 20,000 यूनिट्स के बीच में जब आप बांट रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उन यूनिट्स को सामान्य ट्रीट कर रहे हो, सेम सेम। आप ऐसा मान रहे हो कि जितना ए के यूनिट्स में लगा 12,000 में, उतना ही खर्चा कहीं ना कहीं बी के 8,000 यूनिट्स में हुआ। तो आप उसको सेम मान रहे हो। तो आपका कहना है कि 10 रुपए पर यूनिट में लगा, चाहे वो ए का हो या बी का हो।
बच्चों बातें मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल कर रही हूँ और ये मैं सब कुछ क्लास में करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उतना कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ, वो इजीली इस बात को समझ पाएंगे। तो आपने 10 का ही 1 यूनिट ये माना, 10 का ही ये माना, 1,20,000 यहाँ करा, 80 यहाँ करा। तो कह रहा है रेशो जिसमें आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये वो रेशो यहाँ से उठा रहा है और ये मेथड कब लग पा रहा है? Under this method, we are considering as if cost spent on each unit is same for both the products. So when can we use it? When can we apply it? When we are able to feel that कि यार ये बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, खर्चा भी इन पे ऑलमोस्ट सेम हुआ है और इनकी सेलिंग प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा ये सब? नहीं, क्वेश्चन में वो मेथड बता देगा और हम चुपचाप लगा लेंगे। क्वेश्चन में बुद्धि नहीं लगानी होती, दैट्स द बेस्ट पार्ट। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पे अपोर्शन करो जॉइंट कॉस्ट यूजिंग सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ये सेकंड मेथड है। इसके अंदर भी आपको ये जो 2 लाख की जॉइंट कॉस्ट है इसको बांटना है ए और बी के बीच में, लेकिन क्या मेथड लगाना है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो आप कैसे वर्क करोगे? ए और बी लिखा, कॉलम बनाया बेसिस का। बेसिस मतलब जहां से आपको रेशो मिलेगा कि हमको दो के बीच में किस रेशो में बांटना है। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। पीछे पहुंचे क्वेश्चन पे, हमारे पास क्वांटिटी है 12,000, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ इज 15। क्वांटिटी है 8,000, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ इज 12। इन दिस सिचुएशन ये हुआ 1,80,000 का, ये हुआ 96 का। किया क्या जाएगा? 2 लाख रुपए को आप डिवाइड करोगे 276 और मल्टीप्लाई करोगे 180 से। ऐसे ही 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे आप 96 और डिवाइड करोगे 276। ऐसे करके यू आर गोइंग टू गेट द शेयर इन जॉइंट कॉस्ट और ये आ जाएगा बेटा अपना टोटल। ओके, तो हमारी टोटल 2 लाख कॉस्ट इनके और इनके बीच में बढ़ गई। किस रेशो के अंदर? इन द रेशो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ठीक है, ऑल राइट। अब बात ये आती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रोडक्ट विच जनरेट्स हायर सेल्स, वो प्रोडक्ट जिससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट का बर्डन डाल रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जिससे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर हम कॉस्ट का बर्डन कम डाल रहे हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रोडक्ट विच जनरेट्स हायर सेल्स ऑन दैट प्रोडक्ट मोर जॉइंट कॉस्ट हैव बीन incurred एंड अकॉर्डिंगली जो कम का बिक रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कम हमारा खर्चा हुआ हो। दिस इज द काइंड ऑफ assumption और अंडरस्टैंडिंग दैट इज देयर। हमें क्या यूज करना है? क्वेश्चन में लिखा होगा ये मेथड, तो ये लगा दो, दैट्स इट। आ जाओ। तो ये और लॉजिकल है किससे ज्यादा? फिजिकल आउटपुट मेथड्स। ठीक है, if no method is mentioned in the question then you are going to use which method? This method is used। अगर क्वेश्चन में मेथड देना वो भूल जाते हैं तो। तीसरे पे आ जाओ। बात आ रही है अपोर्शन करो जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो क्या हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में भी ये बात देखी थी? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये 32 का बिकेगा और ये 45 का बिकेगा, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने के चक्कर में उनकी क्वांटिटी लॉस हो जाएगी। कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 10% लॉस इन क्वांटिटी हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ देखें, हाउ आर वी डूइंग दिस? सो हमारा प्रोसेस कहता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकाल लो। पहले की क्वांटिटी थी कितनी बेटा? मैम वो थी 12,000। 10% लॉस हो जाएगा तो वो कितना बचेगा? बचेगा 10,800। किस रेट पे बिकेगा? 32 रुपए के रेट पे फॉर द प्रोसेस। तो ये आपका आ गया सेल्स रेवेन्यू। ऐसे ही दूसरे वाले की क्वांटिटी थी कितनी? आई थिंक दैट वाज 8,000। ये हाँ 8,000। 8,000 का 10% लॉस हो जाएगा, कितना बचेगा? 7,200। तो 7,200 किस रेट पे बिक रहा है? 45। तो ये आपकी सेल्स वैल्यू आपका फर्दर प्रोसेसिंग हो गई। अब आपके वो जो 2 लाख रुपए का खर्चा है उसको आप इसके और इसके रेशो में बांट देंगे। ऐसे हमने बांट दिया एंड वी आर एबल टू डिवाइड दैट 2 लाख बिटवीन टू ऑफ देम। मैम ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन में दिया हो तब लगा देना है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। 3 मेथड्स मैंने आपको अभी अपने साथ करवा दिए। हम जा रहे हैं आगे। इवैल्यूएट वेदर ए एंड बी शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। ये चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं बांट दो, दूसरे में वो ये कहते हैं बताओ हमें हमारा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे से। अब भाई कब करेंगे फर्दर प्रोसेस? मैम कब करना चाहिए? जब प्रॉफिट हो। और कब नहीं करेंगे? तो कब मत करो कि फर्दर प्रोसेस करने से पैसे बढ़ ही नहीं रहे और कम हो जा रहा है। उस सिचुएशन में यू नीड नॉट फर्दर प्रोसेस। तो बच्चे इसमें होते हैं बहुत कंफ्यूज। मैंने आपको बड़ी सिस्टमैटिकली स्टेटमेंट के हिसाब से और ड्राइंग करके भी समझाया था एंड आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर यू। आज ए है, ए हाल फिलहाल हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब ए को हम स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे थे तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था? 12,000 इंटू 15। दिस वॉज द रेवेन्यू। जब हम इसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तब
क्वांटिटी कितनी हो गई 10,800 बिकॉज 10% लॉस इन क्वांटिटी था और बिक कितने का रहा है 32। तो आपका ये रेवेन्यू हो रहा है फर्दर प्रोसेस करने के बाद और ये रेवेन्यू हो रहा है फर्दर प्रोसेस करने से पहले। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखोगे कितनी कमाई एक्स्ट्रा हो रही है अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूँ तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जरा हम चेकआउट करें तो हमारे पास ये आ रहा है एडिशनल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू पहले जनरेट हो रहा था और ये रेवेन्यू अब जनरेट हो रहा है। सो 1,65,600 इज नॉट द रेवेन्यू, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा कमाई होगी अगर स्प्लिट ऑफ पे ना बेचते हुए फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो 1,65,600 रुपए और कमाओगे। क्वेश्चन में आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दी थी, चेक करें अगर, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी थी। इट वॉज मेंशन कि 30,000 रुपए और लगेंगे, 30,000 रुपए और लगेंगे अगर आपको फर्दर प्रोसेस करना है तो बेटे हमारे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए आएंगे 1,65,600 और फर्दर प्रोसेस करने के चक्कर में जेब से एक्स्ट्रा कितना जाएगा मैम 30,000 रुपए। तो बत्ती जलना चाहिए कि 1,65,600 आएगा और 30,000 जा रहा है, तो इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो नेट में 1,35,600 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए। एक्स्ट्रा, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली प्रॉफिट। अगर नॉर्मल बेचते, कहाँ बेचते, स्प्लिट ऑफ पर, उसकी जगह अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है ये और कितनी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये, तो नेट में आपके पास कितना बेनिफिट आ जाएगा इसका। तो अगला कॉलम आता है क्या हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, आंसर इज जी, यस। दूसरे का चेक करिए, जब हम बी की बात करें तो स्प्लिट ऑफ पर 8,000 इंटू 12 ये आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो कितना बैठ रहा है 7,200 इज द क्वांटिटी और रेट कितना है 45, तो इतना आपका रेवेन्यू बैठ रहा है। तो कंपेयर करना है, देखना है दैट हाउ मच इज योर एडिशनल रेवेन्यू। तो द एडिशनल रेवेन्यू इज कमिंग 2,28,000। अगर तुमने बी को फर्दर प्रोसेस करा तो तुम 2,28,000 रुपए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। क्वेश्चन में कॉस्ट दी है फर्दर प्रोसेस करने की, वो है 50,000। लॉजिकल बात है, 2,28,000 रुपए मिलेंगे फर्दर प्रोसेस करके और जो लगेंगे वो लगेंगे 50,000 रुपए। तो नेट में कितना हमारे पास बचेगा 178। तो यार बेहतर ही है ना, फर्दर प्रोसेस करो तो तुम्हारे को एड ऑन एडिशनल प्रॉफिट 175 का हो जाएगा। तो डिसीजन आया फर्दर प्रोसेस करो। यही अगर नेगेटिव होता, मैं चेंज कर लूं, मानो मैं लिखूं 2.5 लाख एडिशनल कॉस्ट, तो दिमाग क्या चलना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 2,28,000 मिलेगा लेकिन लगेगा 2,50,000 रुपए। तो कंपेयर करोगे तो 22,000 रुपए तुम्हारे एक्स्ट्रा लग रहा है। देयर इज नो सेंस ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, क्या ही फायदा होता है। तो डिसीजन क्या हो जाता, मत करो फर्दर प्रोसेस, स्प्लिट ऑफ पर बेच दो। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रेजेंटेशन से आपका काम मस्त हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी सॉलिड और कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा, इतना क्लैरिटी से ये। इसी को मैं एक और स्टाइल में आपको क्लास में समझाई हुई हूँ किस तरीके से, आप प्लीज उसको रिकलेक्ट कर लीजिए, नोट्स खोलो, कॉपी खोलो और जल्दी से आ जाओ। बच्चे कभी कभी कुछ बातें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके बोल रही हूँ। यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुई 2 लाख, जी हो गई है ज्वाइंट कॉस्ट, हो चुकी। हम ए पर आ चुके, बी पर आ चुके हैं। अब हमें एक बात डिसाइड करनी है कि क्या हम इसको यहीं पर ही बेच दें स्प्लिट ऑफ, या हम यहाँ जाएं। तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, बच्चे गलती ये करते हैं, कहते हैं मैम आप तो सिर्फ एडिशनल कॉस्ट ले रही हैं, मैम आप ये कॉस्ट क्यों नहीं ले रही 2 लाख रुपए जो लगे थे। बच्चे ये डिसीजन नहीं लेना है कि प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए, द डिसीजन इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग और नॉट, ये काम तो हो चुका और यहाँ पे हम खड़े होते हैं। सिर्फ डिसीजन इस बात का लेना है कि यहीं बेच दें या आगे बेचें। आपको क्या देखना है कि यार यहाँ बेचने पे कितनी कमाई होगी, यहाँ बेचने पे कितनी कमाई होगी, तो कितनी एड ऑन कमाई थी एडिशनल, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो आप इस एरिया का डिसीजन ले रहे होते हो इसका। आई होप दैट्स क्लियर। वी आर नॉट टेकिंग डिसीजन अबाउट शुड वी प्रोड्यूस और नॉट। तब हम ये कहते कि यार रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, कॉस्ट इतनी लग रही है और ये बात, तो दिस कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर दिस डिसीजन, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एडिशनल कॉस्ट देखी जाएगी जो एक्स्ट्रा लगेगी और एडिशनल रेवेन्यू देखा जाएगा जो एक्स्ट्रा कमाई होगी। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर एंड सीधे दिमाग में आपकी ये बात पहुंच गई। अब भाई ये होने के बाद हमारे पास आता है कुछ और। अब वो कुछ और क्या है, वी हैव अ मेथड कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मेथड। मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में करवाया है,
ये क्वेश्चन है, एक आधी बार ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया भी हुआ है, तो इसको आप लोग इलस्ट्रेशन के साथ मेरे साथ देख लीजिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा मैकेनिकल टाइप। इसी आ जाएगा। कह रहे हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में आप ये बात पढ़ते हो। द प्रोसीजर है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑल राइट, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए और वीसी होना चाहिए, तो ही आप कॉन्ट्री निकाल पाओ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कह रहे हैं सेल्स 100 किलो 60 के रेट पे, 120 30 के रेट पे, तो सेल्स को मिल गई है सेलिंग प्राइस की। आगे जॉइंट कॉस्ट जो इकट्ठा लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं 4400। बच्चों वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है यूनिट्स पे, ज्यादा यूनिट्स होता है ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगती है, कम यूनिट्स होता है कम वेरिएबल कॉस्ट लगती है। इसी वजह से आप इस वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशो में बांट दो, क्वांटिटी के रेशो में बांट दो। तो 4400 विल बी डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 220 दोनों के मिला। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये जो मिलेगी ये मिल जाएगी आपको क्या, 2 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसके संबंध में आप बात करें, 20 आ रही है शायद, सॉरी। तो इसके संबंध में आप बात करें तो कितनी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, 2000। इसके संबंध में आप बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2400 की वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इट्स गोइंग इन योर ब्रेन। अब हमारे पास सेल्स है मौजूद 6000, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगले की भी सेल्स है अवेलेबल, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्या हम इनका डिफरेंस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। एक बार चेक कर लेना, जितना भी आ रहा है कैलकुलेशन वाइज सही किया है। 4000 और 1200, तो अपने पास आ गए कॉन्ट्रीब्यूशंस। और इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का हम क्या करने वाले हैं, हम फिक्स्ड कॉस्ट को इस कॉन्ट्रीब्यूशन जो ए और बी का आया है उसके रेशो में बांटते हैं। सो दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस 4000 और 1200, इनके रेशो में आप फिक्स्ड कॉस्ट जो भी 3900 उसका फिगर है उसको आप बांट दोगे। आई होप आपको एकदम से बात क्लिक कर गई है। तो ये देखिए आप, जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी कॉन्ट्रीब्यूशन ये निकाल के मैंने रखा, शेयर इन फिक्स कॉस्ट 3900 को इंटू 4000 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 5200, फिर 3900 इंटू 1200 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 5200। ओके, अब ऐसा करने के बाद आप ऐसा टेबल बना लोगे, जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी, मार्जिनल कॉस्ट उनकी ये थी जो हमने यूनिट्स के हिसाब से निकाली, और फिक्स कॉस्ट इनकी ये है, और टोटल कॉस्ट इनकी, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजरल है, 5 मिनट टाइम देख के जाओगे, 5 नंबर ले आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलते चलेंगे आगे। कितने मेथड्स करा दिए मैंने, 4 मेथड। एक क्वांटिटी, एक सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और चौथा क्या आ गया आपका, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आ जाओ नंबर 5 पर। नंबर 5, व्हाट इज दिस नंबर 5, एनआरवी। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। बच्चों एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड की मैं बात करूं तो ये बेसिकली इसके रूट्स कहाँ से आते हैं, तो इसके रूट्स अकाउंट से आते हैं। हमारे पास AS2 होता है। AS2 क्या कहता है कि आपको अपने स्टॉक को दिखाना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो एनआरवी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उसको हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ है, और मैं ही तुम्हें अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ तो अकाउंट्स में भी हमने ये बात पढ़ी हुई है। इट इज सिंपली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है अभी वो जिस फॉर्म में है, जिस स्टेट में है, अगर उसको हम बेचते हैं और पैसा रियलाइज करना चाहते हैं, रियलाइज प्राप्त हासिल, तो वो कितने मिल पाएंगे। तो बेटे अगर आपका प्रोडक्ट इनकम्प्लीट स्टेट पे है, अधूरी स्टेट पे है, उस स्टेट पर अगर मार्केट के अंदर वो आराम से बिक पाता है, तो यार तुम्हारे पास तो मार्केट का सेलिंग प्राइस है ही अवेलेबल, फिर कोई लोड की बात नहीं है। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट स्टेट पे है और मार्केट के अंदर यूजुअली ऐसा प्रोडक्ट बेचा और खरीदा नहीं जाता, तो तुम्हें मार्केट से तो वो प्राइस नहीं मिल पा रहा। इसमें करना पड़ता है, इसलिए थोड़े एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट अगर कंप्लीट हो गया होता तो फिर कितने का बिकता, तो तुमने उठाई इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेलिंग प्राइस। अब तुम फाइनल सेलिंग प्राइस में से अगर क्वेश्चन में बताया जाए कि यार इतना पार्ट प्रॉफिट का एलिमेंट है, तो तुम प्रॉफिट का एलिमेंट हटा देना सेल्स में से, दिमाग चलाओ सब। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दिया तो तुमको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या रही। अब उसके अंदर से अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी हटा देना। उसके अंदर से अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से प्रोडक्ट बनने तक का जो भी खर्चा बचा है विच इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट, बेटू वो भी हटा देना। तो वो हटाने के बाद अभी जिस
पोजीशन पे प्रोडक्ट है, उधर उसकी क्या वैल्यू है, वो मिल जाती है। दैट्स कॉल्ड एनआरवी। एनआरवी, यहाँ देखो स्क्रीन पर, मैं तुमसे बोलूं कि हमारी कोई चेयर जो अधूरी बनी हुई है, ठीक है, उसकी ऐसे बॉडी वॉडी बन गई, लेकिन यहाँ पे भी उसकी बुनाई बुनाई होनी बची। अब प्लान किया कि हमें इसको बेचना है, तो भाई इसको बेचना है तो ऐसी अधूरी चेयर मार्केट में नहीं बिक। तो उन्होंने दिमाग ये लगाया कि यार इसको अगर मुझे कंप्लीट करना हो तो मेरी एडिशनल कॉस्ट लगेगी मानो 300 रुपए, ठीक है। फिर अगर कंप्लीट हो जाती है तो कितनी, 300 रुपए आपकी कॉस्ट और लगेगी, और मार्केट में ये बिकेगी 1200 की। तो हमने कहा 1200 की ये बिकेगी, उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट हमें पता है 200, तो बताओ कॉस्ट कितनी निकल जाएगी मैम, 1000। और अभी हमें कितनी फर्दर कॉस्ट लगानी बची है, 300। तो इस बात का मतलब अभी वो जिस पोजीशन पे है, तो वो 700 उसकी एनआरवी आ गई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिस पोजीशन पे वो अभी है, वो 700 रुपए की वैल्यू की होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन इस पॉइंट पे जरूर आता है, मैम आप ये रिवर्स क्यों कर रही हैं? आप ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगा रही कि भाई ये है तो इसमें लकड़ी जितने की लगी मटेरियल ले लो, लेबर जितने का लगा वो ले लो, ओवरहेड जितने के लगे वो ले लो, और निकाल लो कितने की है। आपको ये रिवर्स क्यों जाना पड़ रहा है मैम? बच्चों, चेयर के केस में हम सीधे जा सकते हैं, हम मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड्स को जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट में हम ऐसा नहीं करता। मैम ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज़ जॉइंट प्रोडक्ट में कॉस्ट तो लग रही है इकट्ठा, और प्रोडक्ट बन गए हैं 3। अब ये बताइए कि इसमें से इनकी कितनी है, इनकी कितनी है, इनकी कितनी है? यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पे एनआरबी बड़ा काम का होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको आगे और प्रोसेस करने में कितने रुपए लगेंगे, प्रॉफिट कितना जोड़ा जाएगा और बिकेगा कितने का। तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाओ, आप इसमें से कॉस्ट हटाओ, तो आपको ये मिल जाएगा कि जो ये प्रोडक्ट अभी जिस हाल में है, जिस फॉर्म में, जिस स्टेट में, उसकी कितनी वैल्यू होना चाहिए। सो वी आर एबल टू कैलकुलेट आर एनआरवी बाय रिवर्स वर्क, बाय रिवर्स वर्क। ओके, इसके अंदर टेक्निकली बोलो तो क्वेश्चन वाइज थोड़ी सी मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक में हाल फिलहाल डिस्कस करके आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हें ये बात पता है, तो प्रोसीजरल तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि को पॉज का बटन दबा देना पड़ता है कि होल्ड ऑन, इग्नोर, ऐसा वाला, जैसे बोलते हैं ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल, तो इग्नोर 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 वैसा वाला हो जाती है कहानी। चलो गेटिंग बैक, तो हम एनआरवी कैसे निकालेंगे? फाइनल सेल्स वैल्यू। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड फाइनल सेल्स वैल्यू। आपका प्रोडक्ट फाइनली, फाइनली मैक्स कितने का बिक सकता है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही अगर प्रॉफिट बताया हुआ हो कि यार उस पे इतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हटा दो। अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस और लगने हैं तो अभी तो वो लगे नहीं, वो हटा दो। अगर कोई फर्दर कॉस्ट बनाने की लगनी है वो भी हटा दो। तो अभी वो जिस पोजीशन में है, जिस हाल में है, वर्तमान स्टेट, उसकी प्राइस मिल जाएगी, तो आपको मिल जाती है एनआर। ओके, आई होप आपके दिमाग में बात जा चुकी है। ऑलराइट, ये सब होने के बाद अभी मैं कॉन्सेप्ट वाइज और बचा हुआ कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो घबराइए नहीं। आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। मैम ये बाय प्रोडक्ट क्या है? बच्चे बाय प्रोडक्ट है बेचारा फिजूल, वेस्ट, अननेसेसरी। मैम क्या बोल रही हैं आप? जी हाँ, ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाना हमारी नियत में नहीं था, ऐसा प्रोडक्ट जिसको प्रोड्यूस करना, बनाना हमारी नियत में नहीं था, लेकिन वो बन गया, ऐसे को बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। क्या? बाय प्रोडक्ट। मैं इसका तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, आई डोंट नो कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट और नॉट। जैसे मेरे घर में तो ऐसा होता ही था और होता है भी, कि मम्मा क्या करती है, जब दूध आता है तो उसका जो क्रीम की लेयर होती है उसको निकाल लेती हैं। फिर वो क्रीम इकट्ठा किया उन्होंने, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर का व्हाटएवर, और उस क्रीम को उसके बाद डालती हैं कढ़ाई में और उसको करती हैं बॉईल, और उससे बनाती हैं वो घी, प्योर घर का। अब जब वो घी बनता है, तो इंटेंशन तो मम्मा का घी बनाने का होता है, लेकिन तुमने ऑब्जर्व किया होगा कुछ डार्क ब्राउन टाइप का निकल के आ जाता है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल इट, खोआ भी बोल देते हैं कुछ लोग या व्हाटएवर। उसको लोग बड़े शौक से शक्कर डाल के खा रहे होते हैं, कई लोग उसको साइड लाइन कर देता है। बेटा वो बाय प्रोडक्ट, बाय, उसको बनाना हमारी नियत है नहीं। द इंटेंशन वाज टू प्रोड्यूस व्हाट, दैट घी, और बन गया साथ में वो, तो ये कहलाता है बाय प्रोडक्ट। ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि फर्नीचर बन रहा है लकड़ी का, तो होगा क्या, लकड़ी आएगी, लकड़ी घिसी जाएगी ताकि प्रॉपर फॉर्म में आ पाए, प्रॉपर शेप में आ पाए। जब उसको घिस रहे होते हैं तो जो उसकी स्किन निकल रही होती है, हिंदी में उसको कहते हैं बुरादा, जब वो जनरेट हो रहा होता है,
तो द इंटेंशन इज नेवर टू मेक दैट बुरादा, बट व्हाट इज द मेन इंटेंशन कि आपका लकड़ी के प्रॉपर लॉग्स तैयार हो जाए, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा बन गया ना, दैट्स कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज दैट बाय प्रोडक्ट? या मैं आपसे कहूँ जैसे गेहूं है, तो गेहूं उगाना मेन होता है, लेकिन वो जो उसका कवर होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट। तो मैम बाय प्रोडक्ट का एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट करना होता है, वही हमें इस टॉपिक में समझना है कि बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करना क्या है। तो ध्यान से मेरी बात सुन लें। सबसे पहली बात, बाय प्रोडक्ट वो है जिसकी इतनी इज्जत नहीं है, उसको बनाना हमने चाहा नहीं था और बेचारा बन गया। तो आज के ज़माने में मैं बताऊं तो कंपनीज आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर यूजिंग द बाय प्रोडक्ट रियली वेल। बट एग्जैक्टली उसका कैसा क्या ट्रीटमेंट है, अब मैं उस बात पे आ रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन। बात नंबर एक, वो जो बाय प्रोडक्ट है आपका, उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब मैम, मतलब उसको जब मार्केट में बेचोगे तो तुम कितना कमा पाओगे, हाउ मच यू विल बी एबल टू मेक आउट ऑफ इट, तुम कितना रिटर्न ले पाओगे। अगर ऐसा लगता है कि वो बाय प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कंसिडरेबल है, वो रीजनेबल है, वो अच्छा खासा है, मतलब इट्स समवेयर वेरी क्लोज टू जो जॉइंट प्रोडक्ट्स का होता है उनके इर्द गिर्द ही है, तो ऐसे में मतलब भली बनाना नियत नहीं थी, लेकिन काम का तो है, अच्छा खासा रेवेन्यू दे दे रहा है। उस सिचुएशन में बाय भले ही वो है, हमारी नियत नहीं थी उसको बनाने की, लेकिन ट्रीट इट लाइक जॉइंट प्रोडक्ट। क्या करिए? ट्रीट इट लाइक जॉइंट प्रोडक्ट। उसको आप जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर दो। कैसे मैम? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो भी जॉइंट कॉस्ट है बांट दो, या तो फिजिकल आउटपुट मेथड से, या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ से, या सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से, या एनआरवी से, या कंट्रीब्यूशन मेथड से। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में बढ़ती है कॉस्ट, ऐसे ही बाय प्रोडक्ट को भी उसकी कॉस्ट का शेयर दे दो, और जो जॉइंट प्रोडक्ट है उनको भी उसकी कॉस्ट का शेयर दे दो। सपोजिंग मैं कहूँ तीन चीजें बनी, ए, बी और बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की औकात वेरी क्लोज टू ए बी है, उनके ही आसपास रेट का बिक पाएगा। अब करेंगे क्या इस सिचुएशन के अंदर? सिंपली जो भी कॉमन कॉस्ट लगी है वो ए, बी और बाय प्रोडक्ट तीनों में बढ़ जाएगी, जो भी मेथड लग रहा है उसके अनुसार। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। बात नंबर दो आती है कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उससे जो पैसा मिलेगा वो बहुत कम है। इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स नॉट बिग अमाउंट। ठीक। अब ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। दो ऑल्टरनेटिव्स ये हैं, पहला, गौर से सुनिए, हमारी जो अभी तक जॉइंट कॉस्ट इनकर हो चुकी, जो हमारी इकट्ठा कॉस्ट इनकर हुई है टोटल, उस कॉस्ट में से जितना रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है बाय सेलिंग बाय प्रोडक्ट, उतने अमाउंट को आप डिडक्ट कर दो। मैम क्यों डिडक्ट कर दो? क्योंकि जॉइंट कॉस्ट बता रही है इतना पैसा लगा, और बाय प्रोडक्ट को बेचकर इतना पैसा रिकवर हो गया, तो आप अपनी कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो कि इतना पैसा तो हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका। अब जो तुम्हारी नेट में जॉइंट कॉस्ट बच रही है, नेट जॉइंट कॉस्ट बच रही है आफ्टर डिडक्टिंग दैट रिकवरी, उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में बांट दी। आई होप दैट्स क्लियर। 1 लाख रुपए मानो लगे, और ये जो भूसा भूसा है इसको बेच के 5,000 रुपए मिल गए, तो 1 लाख में से 5,000 हटा दो, 95 कॉस्ट निकली, उस 95 को उठा के दोनों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में मेथड के अकॉर्डिंग बांट दो। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। बात नंबर दो, देयर इज वन मोर ट्रीटमेंट। द सेकंड ट्रीटमेंट सेज, आप उसको यहाँ माइनस ना करते हुए आपके कॉस्टिंग पीएनएल में अदर इनकम में दिखा दो। तो शो इट लाइक योर अदर इनकम, रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप या रिकवरी फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, वहां दिखा दो। और यहाँ क्या करूँ, जो तुम्हारी टोटल 1 लाख की मैंने एग्जाम्पल में बोला जॉइंट कॉस्ट है, तो वो दोनों जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में एज पर योर मेथड, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो हर, दो मेथड क्या बोले? एक, शो इट एज अ डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, आपको क्वेश्चंस के अंदर वही मेथड फॉलो करना होता है क्वेश्चंस में। दूसरा मेथड क्या कहता है, आप जॉइंट कॉस्ट में कुछ मत करो, पीएनएल के अंदर कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट में दिखा दो एज इनकम, और जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है इनको प्रोडक्ट्स के बीच में बांट दो। क्या ये बात समझ में आ गई? इंस्टीट्यूट ने बहुत ऐसे घुमा घुमा के बोला है, मैंने ऐसे शॉर्ट में तुम्हें बोल दिया कि या तो तुम क्रेडिट कर दो पीएनएल में, या सब्ट्रैक्ट कर दो कॉस्ट में से। यहाँ पे भी वही सेम बात मैंने बोली। और अगर रीजनेबल अमाउंट है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट उसको बेच के रिकवर हो रहा है, तो क्या करो, ट्रीट इट एज जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कॉस्ट बढ़ती है वैसे ही कॉस्ट बांटो और उसका इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करो। आई थिंक बात हो गई स्पष्ट, क्लियर। थियोरी में कहीं पर भी 1-2 मार्क्स पे फंस सकती है, वो तुम्हें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो देंगे उसमें भी कहीं पूछ सकते हैं, सो यू नीड टू हैव एन आइडिया। ऑलराइट। प्रैक्टिकल में कौन सा पार्ट फंस जाता है? ये सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट, और क्वेश्चन में ही लिखा होता है। तो ऐसा बता के मैंने तुम्हारे साथ कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया है पूरा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लिया है पूरा। अब मैं पहले तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन,
हम एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू करने के बाद वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस टुगेदर। कहीं वीडियो देखते देखते थक जाते हो अगर, तो पॉज ले सकते हो, थोड़ा सा पानी पी लिया, उठे बैठे अपनी जगह पे और फिर शुरू हो गए। बट अपनी आदत खराब नहीं होनी चाहिए। किसी भी सीए के बच्चे को, इंटर का हो, फाइनल का हो, फाउंडेशन का हो, कम से कम इतनी आदत होना चाहिए कि आप बैठकर एक बार में 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई कर सको। ऐसा नहीं कि अपन ने जरा वीडियो देखा, पॉज करा, आगे गए, फिर जरा वीडियो देखा, पॉज करा, आगे गए। माना कि रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है मेरा, बट तुम्हारे जीवन का कंट्रोल भी तुम्हारे ही हाथ में है। तो हर कभी बहुत दबा दबा के लाइफ की सक्सेस को डिले नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना जरूरी। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस। गेटिंग बैक, एमसीक्यूज पे आ जाइए। एमसीक्यूज, वेयर आर यू? यहाँ कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको बहके बहके लगेंगे। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको और उनको नोट्स में आप डाल दीजिए। ठीक है, पढ़िए। कह रहा है इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके, मोलासिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ द शुगर। नाम से, बातों से, सेंटेंस से समझ में आ रहा है वो भी बेचारा प्रोड्यूस हो गया। बना नहीं रहे थे, वो भी हो गया। एक बोला जाता है कि पेट्रोल एंड डीजल आर प्रोड्यूस, दोनों को इक्वल इज्जत देना है। और अगर बोले जाए ये भी बन गया, मतलब बना नहीं रहे थे, बन गया। अदो मोलासिस में बी ऑफ स्मॉलर वैल्यू, छोटी ही वैल्यू मिल पाएगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे इसको, बताइए क्या बोलेंगे? द आंसर इज इट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। अभी ही मैंने डिस्कस किया। मेथड ऑफ अपॉर्चनिंग, अपॉर्चन मतलब बांटना। जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ, किसके अकॉर्डिंग बांटना? आउटपुट मतलब क्वांटिटी के हिसाब से। व्हाट इज द मेथड? फिजिकल यूनिट मेथड। व्हाट इज द मेथड? फिजिकल यूनिट मेथड। नेक्स्ट, इन एनआरवी फॉर अपॉर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ओवर जॉइंट प्रोडक्ट, द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट वुड बी। कैसे बांटते हैं? मैंने अभी आपको क्या समझाया, एनआरवी निकलती कैसे है। मैंने आपसे कहा फाइनली कितने का बिक पाएगा, उसमें से माइनस करो प्रॉफिट, उसमें से माइनस करो कोई सेलिंग एक्सपेंस, उसमें से माइनस करो कोई फर्दर कॉस्ट और आपको मिल जाएगी एनआरवी। ठीक है, ऐसे करके करना क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स की एनआरवी निकाल लेते हैं और सबकी एनआरवी निकालने के बाद एनआरवी के रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट, जैसे क्वांटिटी के रेशो में बांटते हैं, जैसे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के रेशो में बांटते हैं, जैसे सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशो में बांटते हैं। ऐसे ही एक वर्किंग नोट बनाते हैं अपन एनआरवी निकालने का, और फिर जो एनआरवी निकलती हैं उनके रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने मल्टीपल करे हुए हैं इसके ऊपर, लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डायरेक्टली इसी बात के ऊपर बेस्ड है। एक बार को मैं चेक करके पक्की कर दूं ताकि कहीं कुछ, यस, ये सी पार्ट इसी पे डायरेक्टली बेस्ड है। वी हैव डन मेनी सच क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो यू कैन डू वन सच। आ जाओ, सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट, ऐसा थोड़ी ना, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, क्या करना है, सेल्स वैल्यू माइनस दिस। द आंसर इज सी। पढ़ो नेक्स्ट। द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, क्यों ये चैप्टर अस्तित्व में आया, बताइए क्यों आया? क्योंकि जॉइंट कॉस्ट इकट्ठा लग रही है और हमें ये पता करना है ए के रिस्पेक्ट में खर्चा कितना, बी का कितना, सी का कितना, ताकि हम ये निकाल पाए ए का सेलिंग प्राइस के बाद प्रॉफिट कितना, बी का प्रॉफिट कितना, सी का प्रॉफिट कितना। दैट्स द पर्पस। तो कह रहे हैं डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो। डिटरमिन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नो। डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस इन ईच प्रोडक्ट लाइन, यस ऑफ कोर्स, दैट्स द पॉइंट। आ जाइए। Under NRV method of apportioning joint cost to joint product, the selling distribution is, अभी मैंने बताया सेलिंग कॉस्ट का क्या करना होता है, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू। आपकी जो फाइनल सेल्स प्राइस है उसमें से प्रॉफिट हटाओगे क्योंकि अभी हुआ नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस अभी हुए नहीं, जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है अभी वो इनकर हुई नहीं, तो आपको मिल जाता है कि जिस स्टेज पे अभी मेरा प्रोडक्ट है उस पर कितना लग चुका, उस पर कितना लग चुका। तो द आंसर इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू। ओके, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्रोडक्ट? अब मैम ये को प्रोडक्ट क्या है? जॉइंट बाय तो आपने बता दिया, को प्रोडक्ट क्या है? बच्चे इस पे बहुत कम चांस है, आज तक आई हैव नॉट सीन एनी थ्योरी क्वेश्चन ऑन दिस, but as it is given in MCQ and if by chance they ask, you need to have an idea and you need to discuss it out. Please do. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं को प्रोडक्ट, joint product and co-product are used synonymously.
मतलब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जो जॉइंट जो को जॉइंट ऐसा। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कह रहे हैं? को प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज टू और मोर प्रोडक्ट्स विच आर कंटेम्पररी contemporary but do not emerge necessarily from the same material in the same process. बच्चे कंटेम्पररी मतलब क्या होता है? कंटेम्पररी मतलब होता है दोनों मोरलेस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों मोरलेस एक ही साथ प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही वक्त पे प्रोड्यूस हो रहा है, मोरलेस दे आर ऑफ द सेम टाइम, लेकिन वो एक ही रॉ मटेरियल से दोनों नहीं बन रहा है, एक ही रॉ मटेरियल से दोनों नहीं बन रहा है। दे आर को प्रोडक्ट्स। मैम इतने ढंग से समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है, ये है ही इतना अजीब सा फिजूल का टॉपिक, लेकिन स्टिल एमसीक्यू में इसलिए मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। कह रहा है फॉर इंस्टेंस व्हीट एंड ग्राम प्रोड्यूस्ड इन टू सेपरेट फार्म्स। मतलब एक खेत है व्हीट का, एक है ग्राम का। आप बताइए क्या ये जॉइंट प्रोडक्ट है? नहीं, एक बीज से दोनों थोड़ी ना बन जा रहा है, एक बीज से दोनों बनते तो जॉइंट प्रोडक्ट होता, बट एक ही समय पर बन रहा है, कंटेम्पररी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए दे आर को-प्रोडक्ट्स। आई होप दैट्स गोइंग इन योर ब्रेन नाउ। आगे, सिमिलरली टिम्बर बोर्ड्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज। तो एक ही समय पे वो पेड़ उग रहे थे, एक ही समय पे वो पेड़ उग रहे थे, उससे भी बोर्ड बना, उससे भी बोर्ड बना, तो ये बोल रहा है को प्रोडक्ट। तो ये वाहियात सा जो टॉपिक है, ये को प्रोडक्ट है। इन्होंने इसको इतना ही टच किया है, लेकिन एमसीक्यू में उन्होंने थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, सो नो इश्यूज। Which of the following is a co-product? You can even mark it for revision time कि एक निगाह मार के चले जाना। तो co-product में क्या आएंगे? डीजल एंड पेट्रोल नहीं, ये तो जॉइंट प्रोडक्ट है। ऑयल डलता है, क्रूड ऑयल, दोनों बन जाते हैं एक ही से। एडिबल ऑयल और ऑयल केक्स। भाई एडिबल ऑयल क्या हो जाता है? जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ऑयल केक्स क्या हो जाता है? ऑयल केक्स जाते हैं एक्चुअली जो उसके लेफ्ट ओवर्स होते हैं। लेफ्ट ओवर्स मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो उसका स्क्रैप बच रहा होता है, वो है ऑयल केक्स। एक मिनट रुकना, अगर हुआ तो मैं तुम्हें एक पिक्चर ही दिखा देती हूँ। ऑयल केक्स, ऑयल केक्स, ऑयल केक्स, दिख जाए ऑयल केक्स तो ये देखो ऑयल केक्स ऐसा। दीज आर फ्लेक्स, रेसिडू जो बचा होता है, दे आर ऑल ऑयल केक्स। ठीक है, तो बताइए आप क्या लग रहा है, क्या इन दोनों की औकात सेम है? नहीं, एक जॉइंट प्रोडक्ट है और एक बाय प्रोडक्ट है। समझने की बात ये, कर्ड एंड बटर इन अ डेयरी, कर्ड एंड बटर इन अ डेयरी, तो ये दोनों की बात अगर हम करते हैं, तो यार ये भी जॉइंट प्रोडक्ट ही है, मिल्क से ही अल्टीमेटली तैयार हो रहा है। सेम उनका वो हो गया क्या, मटेरियल, रॉ मटेरियल। फिर कह रहे हैं मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इन एन ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों प्रोसेस हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग प्रोसेस्ड। वही बात आ गई कंटेम्पररी, जैसे एक फील्ड पे ग्राम और एक फील्ड पे व्हीट उग रहा है। सो द आंसर इज डी। थोड़ा सा वाहियात, बट यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट। आगे, which of the following is an example of byproduct? सेम एग्जांपल दिए हैं, बाय प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑयल के, ऑयल के। आ जाओ आप। which of the following method can be used when the joint products are of unequal quantity, are of unequal quantity? किसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, किसी आउटपुट की क्वांटिटी कम, एंड यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब बाहर बेचने के लिए है ही, हम ही आगे उसको यूज करेंगे अपने कामों, बेचने के लिए नहीं है बाहर। So technical estimates using market value of similar goods, NRV, physical unit, market value of split off. So the answer is technical estimates. हमें किसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आप अपने हिसाब से निकालिए और बताइए कि इसकी हम कितनी वैल्यू माने और इसकी हम कितनी वैल्यू माने। तो वो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट के, उनको यूज करके हमें असेसमेंट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन। आ जाओ। Which of the following statement is not correct in relation to co-products? Not correct. Co-product may also have joint products. हाँ, तो ये तो ट्रू है, अभी हमने पढ़ा था कि co-product और joint product interchangeably यूज हो जाते हैं। Costing for co-products are done according to process costing method. Process costing मतलब पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, हाँ ऐसे ही होता है, स्टेज बाय स्टेज ही उसकी कॉस्टिंग हो रही होती है। फिर कह रहा है को प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव एनी बाय प्रोडक्ट्स, तो इनके बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, जैसे मैंने व्हीट कहा, तो भाई व्हीट का जो कवर है वो उसका बाय प्रोडक्ट, ग्राम में है तो उसका, उसका तो कोई कवर नहीं होता है क्या? होता है शायद, उसका जो कवर है वो उसका बाय प्रोडक्ट।
तो बाय प्रोडक्ट तो होता है इनके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया आपका इट्स नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। आ जाओ आप। व्हेन अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको बेच के कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा। द कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज, बताइए वो कॉस्ट किसके बीच में बटेगी? बाय प्रोडक्ट तो वैसे ही हमारा इंटेंशन नहीं था बनाना, तो जो कॉस्ट लगी है वो किसके बीच में बटेगी? मैम जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में बटेगी। तो ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल नहीं, बाय प्रोडक्ट विल, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट इज बॉर्न बाय गुड प्रोडक्ट। आंसर इज यस, यस। मैम ऐसा क्यों? ऐसे ही होता है ना कि भाई जो नॉर्मल लॉस होता है पढ़ा है कॉस्ट के अंदर, आप लोग ने जिस भी टीचर से पढ़ा हो, मैंने तो कितनी ही बार अपने बच्चों को हर चैप्टर में ये बात पढ़ाई हुई है कि जो नॉर्मल लॉस होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ फिर से चाय का एग्जाम्पल दूं, तो भाई 1 कप फुल दूध लगता है, तो जाके 3/4 कप चाय बनती है। तो आप कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? 3/4 कप दूध बराबर या 1 कप? तो दी आंसर इसको ले। तो यही होता है ना कि जो नुकसान होता है नॉर्मल वाला, उसका बर्डन कस्टमर पे ही जाता है। ऐसे ही बाय प्रोडक्ट वो प्रोसेस का पार्ट ही है, वो नुकसान होना ही था, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो पैसा लगा वो किससे चार्ज किया जाएगा? फ्रॉम दी गुड प्रोडक्ट्स। सो द आंसर इज दिस। आओ आगे। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड, ये तुम कर लोगे, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी फिजिकल क्वांटिटी मेथड पे, ये तुम कर लोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। आई नो दैट, आई हैव सीन इट, तो आई नो योर एबिलिटी, यू कैन डू इट। आ जाओ आगे। फॉर द पर्पस ऑफ allocating joint cost to joint products, the sales price at point of sale, मतलब at split off, reduced by cost to complete after split off, वापस, for the purpose of allocating joint cost to joint products, the sales price at point of sale, मतलब बेसिकली जब वो बिक रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है, नॉट स्प्लिट ऑफ। सेल्स प्राइस जब वो बिक रहा है उसमें जो माइनस कर दी जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, इट इज अज्यूम्ड टू बी क्या है? जॉइंट कॉस्ट, सेल्स प्राइस लेस नॉर्मल लॉस, नेट सेल्स प्राइस, नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, या टोटल कॉस्ट। व्हाट इज द आंसर? ट्राई करो इसका आंसर, तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर वुड बी for the purpose of allocating joint cost to joint product, the sales price at sale point of sale, जो सेल्स प्राइस है उसमें से माइनस करिए कॉस्ट, रिड्यूस बाय कॉस्ट टू कंप्लीट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दिए। ये क्या है? जॉइंट कॉस्ट, सेल्स प्राइस लेस नॉर्मल प्रॉफिट, net sales value at split off. So the answer is net sales value at split off. स्प्लिट ऑफ पे ही पहुंच गए ना अपन ने, फर्दर प्रोसेसिंग हटा दी। और नेट नाम इसलिए लग गया बिकॉज समथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम इट, सो इट इज नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सी, टोटल कॉस्ट तो है नहीं। तो बच्चों हमारे एमसीक्यूज हो गए पूरे डन। ठीक है, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करना चाह रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए कवर करना चाह रही हूँ। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन टुगेदर। उसमें थोड़ी थोड़ी सी कहीं ट्रिकी है, तो मैं ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट वाइज लिख के नहीं सॉल्व कर रही, लेकिन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिएगा। सो द क्वेश्चन गोज लाइक, ये नवंबर 23 आर्टिकल का है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ए ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट बी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक जॉइंट प्रोडक्ट बन रहा है, एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है। बाय प्रोडक्ट का हमें चेक करना पड़ता है कि बेचारे की इज्जत कितनी है। अगर वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर देता है लाइक जॉइंट प्रोडक्ट, तो वी ट्रीटेड लाइक जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, बहुत नेग्लिजिबल या करता ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी तो कोई हैसियत नहीं है बेचारे की। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या डिस्कस की थे मैंने, कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट कर दो, या फिर जो जॉइंट कॉस्ट लगी है उसमें से माइनस कर दो, यार इसकी रिकवरी तो कुछ करो, which is further processed into finished product. जॉइंट प्रोडक्ट तो ए था, और जो बी था वो था बाय प्रोडक्ट। और इसको क्वेश्चन में कितनी इज्जत देगी? बोल रहा है ये फर्दर प्रोसेस होता है भाई, फर्दर प्रोसेस, और फिर क्या होता है, इससे एक फिनिश गुड बन जाता है। ओए हो, क्या बात, फिनिश गुड तैयार हो जा रहा है इसका, मतलब इसको कंपनी इज्जत हो गई, ऐसे छोड़ नहीं देगी। चलिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये कौन सी इंफॉर्मेशन दी है? जॉइंट कॉस्ट। कितने रुपए लग चुके हैं? 10,000 रुपए इन दोनों को बनाने में। ये थोड़ा सा 10,000 बन गया भाई, सही से कैसा बन रहा है बच्चों के सामने? 10,000 फाइन है।
ये 10,000 है जॉइंट कॉस्ट, जिससे ये दोनों प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, चल आगे कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट का करें। आगे क्या कॉस्ट लग रही है? ए के संबंध में कॉस्ट लग रही है 5,000 की, विच इज कॉल्ड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5,000, और बी के संबंध में लग रही है 3,000, तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3,000। आगे सेलिंग प्राइस 16 और 8, इसकी सेलिंग प्राइस है भाई 16 और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 8। ऑल राइट, यहाँ तक भी इनको मिल गई हमें कुछ। देन estimated profit on selling price is 25% for A and 20% for B। इसमें तो प्रॉफिट है, क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकालिए। 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, 16,000 का 25%, 4,000, इसमें निकालना। 20%, तो 8,000 का 20%, 16 का, तो ये मिल गया। अब कॉमन सेंस से आई होप सभी को ये बत्ती जले कि हम ऐसा करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं रिवर्स वर्किंग। टोटल कॉस्ट, तो कितनी टोटल कॉस्ट निकलेगी? 12,000। और ऐसे ही रिवर्स वर्किंग से हम इसकी भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो कि कितनी निकलेगी? 6,800 और 6,400। ओके, आ जाओ अब। कह रहे हैं अज्यूम द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्स प्राइस। व्हाट? क्वेश्चन में कहीं पे कोई सेलिंग एक्सपेंस दिए नहीं, और ऑल ऑफ अ सडन ये हमसे कह रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्स प्राइस एज इन 2:1। बट हैं कितने वो तो पता ही ना। पढ़ो। शो हाउ यू वुड अपोर्शन joint cost of manufacture and prepare statement showing cost of production of AM। सारी बातें तो ठीक है, पहली प्रॉब्लम इसको इन दोनों के बीच में बांटना कैसे, इसको इन दोनों के बीच में बांटना कैसे। दूसरा कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस का कहें, तो बहुत कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं यहाँ पे फॉर्मेट वाइज ही करवा रही हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ देख लें पर्टिकुलर ए और बी। जरा हम अपनी कॉस्टिंग वर्टिकल करें, वर्टिकली जाए, तो वर्टिकली या तो एक काम करते हैं, रिवर्स जाए पहले। तो सेलिंग प्राइस है 16,000 और 8,000, जिसमें से हम प्रॉफिट पार्ट हटा रहे हैं, विच इज 4,000 एंड विच इज 1,600। इसके बाद वी आर रीचिंग वे वी आर रीचिंग आर टोटल कॉस्ट 12,000 एंड इधर कितनी होगी? 6,400। दीज आर योर टोटल कॉस्ट। ओके, ऑल राइट मैम। अब मैं आपको ले जा रही हूँ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ऐसे में आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी इनकर हो चुकी है? 10,000। आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए की कितनी है? 5,000। और बी की कितनी है बताइए? बी की कितनी है? 3,000। तो इस प्रकार से आपके सारा खर्चा कितने का होना चाहिए? तो आपका टोटल होना चाहिए 18। बट इसको आप कुछ मार्क कर लीजिए, मे बी फर्स्ट इसके नीचे लिखिए टोटल कॉस्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा कितनी बैठ गई, कितना? ये तो 16,800 होगा, ये 16,400, 16 नहीं यार सॉरी, 18,400 होगा। 18,400, 18,400। यहाँ से क्या समझ आ गया कि हमारे पास जो डिटेल्स दी है उसके हिसाब से तो खर्चे 18,000 के क्वेश्चन ने बताया, लेकिन खर्चा हुआ कितने का? 18,400 का। शायद सबकी बत्ती जल गई, हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मिल चुके। बहुत बहुत मुबारक, 400 रुपए के। अब ये दोनों प्रोडक्ट में बटेंगे कैसे? क्वेश्चन ने ये तो बता दिया था, इन द रेशियो ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस। तो 2:1 के रेशियो में बांट दियो। बांटो 400 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो यू आर गेटिंग 266। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस 267 कर दूं और उधर 133 कर। आर यू गेटिंग? आई होप यस, गॉट। तो ये तुम इस पार्ट को नीचे वाले को लाइक यू कैन नेम इट एज वर्किंग नोट और सो वट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब बच्चे दिमाग लगाओ, तुम्हारी सेल्स प्राइस थी, उसमें से प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट मिल गई। सेलिंग एक्सपेंसेस हटा दो और इसमें से हटा दो जरा अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी है? 5 और 3। 5,000 की कॉस्ट ये वाली हटा दो और 3,000 की कॉस्ट ये वाली हटा दो, तो तुमको क्या मिल जाएगी? तुम्हें मिल जाएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट।
तो हमेशा कोई मेथड नहीं लगाना होता कि आपको ऑलवेज आपको अप्लाई वो फिजिकल आउटपुट वाला मेथड या सेल्स वैल्यू एट द टॉप, इट्स नॉट द केस। आपको कई बार क्वेश्चन में रिवर्स वर्किंग करके वो आपको सेल्स दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे, रिवर्स वर्किंग करके देखना पड़ता है कि शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है। करिए माइनस 12,000 टोटल कॉस्ट है, सेलिंग उसमें से 267 है, फर्दर प्रोसेसिंग 5,000 है, तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 6767 डबल थ्री। ऐसे ही दूसरा देखो 6,400 माइनस 133 माइनस 3,000, इट इज कमिंग 3267। एड अप करके देखो, बट ऑब्वियस 10,000 बैठ रहा होगा। ओके, गॉट इट, आई थिंक दैट्स डन। तो ये जो आपको मिल गए, ये आपका ये भी पार्ट हो गया। हाउ वुड यू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये इसमें आ ही गया, दैट्स ऑलरेडी डन। ओके, हद से हद एक आध स्टेटमेंट और बना दो दिखावे के लिए तो चलेगा। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट बनाओ शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप उसको ऐसे बना दो कि भाई जॉइंट कॉस्ट इतनी इतनी लगती है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी इतनी लगती है, बिकॉज उनको सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, सेलिंग नहीं। तो सेलिंग नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डाल दिया। बड़ा डन। ओके, इट्स स्मार्ट क्वेश्चन एक्चुअली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भेजे हैं उनको प्लीज कर लोगे अगर, तो आराम से छाप करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। आ जाइए, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्वेश्चन है नवंबर 21 आरटीपी का। क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्लास में करे हुए हैं थ्रू प्रैक्टिस मैनेज, वी हैव डन इट। लेकिन मैं क्यों करवा दूँ, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें तो हम कर लें, पिछले चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट टच हो जाए, इसलिए यहाँ तक आप कुछ क्वेश्चन। ओके, लेट्स बिगिन माय डियर चिल्ड्रन। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू joint products A and B from the same basic material। ठीक है, तो ऐसा कर लें, कोई मटेरियल होगा, उसको डाला। आपके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे आप लोग इतने मेच्योर हो जाने चाहिए अभी तक कि ड्राइंग इतनी बेसिक की जरूरत ना पड़े, बट आगे बड़ी काम आएगी अभी ये ड्राइंग, इसलिए वी आर डिस्कसिंग इट प्रॉपर्ली। ठीक है, एग्जाम से पहले प्रेशर में नहीं पढ़ना है, सुकून से पढ़ के जाना, ये फायदा हो एग्जाम का। ए और बी है, materials are mixed in department 1, at the end of this process A and B get separated, after separation A is completed in department 2। तो आपको ये सूचित किया जाता है कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये किस डिपार्टमेंट में चल रही है, ये चल रही है डिपार्टमेंट नंबर 1 में, डिपार्टमेंट फर्स्ट में, जहाँ पे जॉइंट प्रोसेस चलती है, जॉइंट प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, ए जाते हैं कहाँ पर, ए पहुंच जाते हैं डिपार्टमेंट नंबर 2 में, डिपार्टमेंट 2 में। ओके, डिपार्टमेंट 2 में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं बी जाते हैं डिपार्टमेंट 3 में। ये भी आपको सूचित किया गया है कि ये गए हैं डिपार्टमेंट नंबर 3 में, डिपार्टमेंट 3। ओके, चलते जाइए आगे पर। क्या बोला क्वेश्चन में, इन्होंने कहा ड्यूरिंग अ पीरियड 4 लाख kg of raw material, 4 लाख kg of raw material was processed in department 1। तो यहाँ जो मटेरियल लगाया है वो है 4 लाख किलो। ओके, आगे क्या कह रहा है, दे आर सेइंग टोटल कॉस्ट जो लगी है डिपार्टमेंट 1 में वो है 17,50,000। तो यहाँ पे ये कौन सी कॉस्ट है, ये है जॉइंट कॉस्ट, यही लिख देती हूँ जॉइंट कॉस्ट 17,50,000 रुपए। और पढ़ते जाइए, the resultant 50% becomes A, 40% becomes B, 10% is normal loss। तो लॉस को तुम्हारो गुड, 50% becomes A, तो कितना A बना, 2 लाख kg is the quantity of A, और क्या बोले 40%, तो 1,60,000 is the quantity of B। तो इन दोनों की क्वांटिटी हमें मिल गई। अब इन डिपार्टमेंट सेकेंड 1/5 of the quantity received from first is lost in processing। यहाँ पर 1/5 क्वांटिटी का लॉस हो गया, कितनी आएगी 1/5 क्वांटिटी, 40,000। तो यहाँ पे जो बना अच्छा वो बना 1,60,000 इज दी आउटपुट, 160 पॉइंट टू बी नोटेड। आगे कॉस्ट कितनी लगी है डिपार्टमेंट 2 में, 2,60,000। तो यहाँ आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है
2,60,000 थी। चलते चलेंगे। In Department 3, new material is added to the department first का material and the weight is double. There is no quantity loss. Further जो cost लगी वो total 3 लाख लगी। तो यहाँ पर further processing cost 3 लाख रुपए लगी है एक बार, और दूसरी बात क्वांटिटी और ऐड होने से आउटपुट दुगना हो गया। 3,20,000 kg, 3,20,000 kg इज द आउट। पढ़ते जाओ। डिटेल्स ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द सेट पीरियड। बच्चे ये कितना बिका है? ये 1.5 लाख बिका है। देखो भाई, ये बना कितना? एक साथ। लेकिन इसमें से जो सोल्ड है, सोल्ड, मैं इसको और बेहतर लिखती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सोल्ड है 1.5 लाख, तो इस बात का मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वो हुआ 10,000। दिमाग में ये रखना कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है जीवन में वो सेल्स होने के बाद ही होता है। एक्चुअल, एक्चुअल प्रॉफिट। ऐसे ही दूसरा देखिए, कितना कह रहे हैं बेटा? 3 लाख। तो 320 में से 3 लाख इज सोल्ड। तो इसका बड़ा इम्प्लाइड मतलब है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 kg, 20,000 kg। पढ़ते जाओ आप। क्या रेट पे बिका? 10। ये कितने पे बिका? 4। एट द रेट 10 और इधर एट द रेट ऑफ 4। सब बढ़िया यहाँ तक? ठीक। पढ़ते जाएंगे। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स इफ दीज प्रोडक्ट आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ। ऊपर ही भेज देते। द सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो बात में आ गई ट्विस्ट। यहाँ मैं क्या कलर यूज कर रही हूँ? पिंक। यही बेच देते अगर कितने रेट का बिक जाता? 8 और 4। 8 का बिक जाता और यही बेच देते तो 4 का बिक जाता। फिर क्वांटिटीज भी नहीं बदलती। ये 160 नहीं होता और ये 320 नहीं होता, यही बिक जाता एज इट इज। चलते चलो। प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट बिटवीन ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट। तो आ जाइए। पहला काम क्या चाह रहा है? बड़ा सिंपल, साधारण। इनका कहना है दोनों में बांटिए कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ए और बी में। किस हिसाब से? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो भाई इसके लिए आपको सबसे पहले सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लगती है। कितनी है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ? 8 × 16, 16 लाख। और ये कितनी हो गई? 16, 32, 48, 64। तो 16 लाख इसकी है और 6,40,000 इसकी वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22,40,000 रुपए। ठीक है, रेशो के लिए काम आता है। ऊपर चेक करो ज्वाइंट कॉस्ट है कितना। तो हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट है 17,50,000। 17,50,000 को हम बांटेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू 16 लाख डिवाइड बाय 22,40,000। यू नो दिस मच, एंड इफ यू डोंट देन यू एक्चुअली डोंट नो द चैप्टर। तो यू नीड टू नो दिस मच। मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी सब बात। 17,50,000 इंटू 6,40,000 डिवाइडेड बाय 22,40,000। तो ये आपके 22,40,000 पे बैठ गया पहले मेथड से। डन। अगला कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, क्या बताना? कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेपरेट। तो ऐसा इनका कुछ स्पेशल फरमाइश आई सेकंड पार्ट में, ऐसा कर दो। हमने कहा चलो भाई, आपने कहा, हम लगे काम पे। ये है ए, ये है बी। इनको कॉस्ट पर केजी तो चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए? जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कौन से उठाएं भाई? जॉइंट कॉस्ट अब आप यही उठा लेना जो फर्स्ट पार्ट में निकली। कोई दूसरे मेथड से जॉइंट कॉस्ट नहीं निकाली गया। जो मेथड फर्स्ट पार्ट में इंडिकेट किया है उसी मेथड से जॉइंट कॉस्ट निकालनी है। तो वो कितना आया है मुझे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। पहला आया है 12,50,000, 12,50,000। और दूसरा कितना है? 5 लाख होगा। तो ये हमने लिख दी। बढ़िया। और क्या चाहिए? पढ़ो क्वेश्चन में। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? प्रोसेसिंग कॉस्ट पहले वाले की 260, इसकी कितनी है? 3 लाख। तो 260 और 3 लाख, ये मिल गई हमको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और कहो क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। ले लो भाई टोटल कॉस्ट, ऐड कर दो दोनों को। हाउ मच यू आर गेटिंग? 15,10,000। उधर का हाउ मच यू आर गेटिंग? 8 लाख। अब क्या चाहिए इनको? कॉस्ट पर केजी। बच्चों मेरा एक कंसर्न, जब तुम्हें टोटल कॉस्ट तो निकालनी, क्वांटिटी लेनी होगी फॉर पर केजी,
कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या तुम्हें ये 2 लाख और 1,60 लेना चाहिए? बोल बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, 2 लाख या और 1,60 लेना चाहिए, या तुम्हें 1,60 और 3 लेना है? सो द आंसर इज 1,60 एंड 3। द क्वेश्चन इज व्हाई? क्योंकि जब आप उसमें ये फर्दर प्रोसेसिंग खर्चे जोड़ रहे हो, तो इस बात का मतलब ये क्वांटिटी अब थोड़ी ना रह गई, अब तो क्वांटिटी ये हो चुकी है। 160 एंड 320, 160 एंड 320 kg, तो तुम्हारी आएगी कॉस्ट पर केजी। तो आपको डिवाइड करके निकाल लेना है, जो कि मैं ही कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे साथ है नहीं। आपकी एब्सेंस में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, आपको याद करते हुए कि आपको 1 लाख में तुम्हें को मेहनत नहीं कराती। कोई नहीं, मेहनती है तुम्हारी मैम, ये आ गई अपने रेट पे पर केजी। ठीक है, अब पढ़ो अगली फरमाइश। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो इस साल आपको प्रॉफिट हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ। कुछ देर पहले मैंने एक बात कही थी, जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है, वो उन्हीं को होता है जो बिक गए। जो बिके नहीं उन पे प्रॉफिट नहीं होता। तो आपकी अकाउंट्स यहाँ पे आ जाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो इंसान इस पॉइंट पे आके बड़े बहके बहके काम कर लेता है। उनको चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करें, हम ले लें ए, हम ले लें बी, और आप एक टोटल का भी कॉलम ले ही सकते हैं। तो ए, बी और टोटल। अब उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट इस साल हुआ, तो इन्होंने फर्दर प्रॉफिट तो किया है। सेल्स कितने क्वांटिटी बेची है इसकी? 1.5 लाख। किस रेट पे? 10। तो 1.5 लाख इंटू 10। बी का कितना बेचा है? 3 लाख इंटू 4। टोटल करके सेल्स तुम डाल देना, आई एम नॉट पुटिंग इट। फिर माइनस होगा इसमें से कॉस्ट। क्या हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ चुका है? द आंसर इज यस। दिस इज पर यूनिट, इट इज इंक्लूसिव ऑफ दोनों का 9.4375। तो बेटू 1.5 लाख बिके है ना, तो कॉस्ट भी उन्हीं की लेनी है 9.4375। और ये 3 लाख उनका कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2.5। समझते हैं? तो गलती से, हाँ से सुन लो मेरी बात, ये बहके बहके काम मत करना कि कोई उठाए और जल्दबाजी में ये ले ले। क्या? टोटल कॉस्ट। क्या ये लेना सेंसिबल होगा? आंसर है जी नहीं। ये जो 15 लाख 10 हजार की कॉस्ट है, ये 1,60,000 यूनिट की कॉस्ट, और बिके 1.5 लाख। तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते समय बेस सेम रखना चाहिए, जो यूनिट बिके हैं उन्हीं की सेल्स और उन्हीं की कॉस्ट। जो बिके नहीं, उनकी ना सेल्स ना उनकी कॉस्ट। ये बेसिक बात हम 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, तब बहुत छोटे हैं समझ नहीं पाते, तो 12th में सीखते हैं तब भी नहीं समझ पाते, लेकिन फाउंडेशन में सीख के आना चाहिए, आना अकाउंट्स में। ठीक है, बाकी जिसने जहाँ पढ़ा आई डोंट नो। अभी के लिए बात को ध्यान में रखियो कि ये जो है, ये 1,60,000 यूनिट की कॉस्ट। तो आप इसको इस रेवेन्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1.5 लाख यूनिट्स का रेवेन्यू है और वो 1,50,000 की कॉस्ट है। तो मेक द बेस सेम। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, 50-60% बच्चे मिस्टेक करते हैं। चलिए, ये होने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा और कहानी खत्म, और टोटल प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। आप समझ गए? हम कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फॉर द प्रोसेसिंग। करा काम और लगा दिया हमें मेहनत पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फॉर द प्रोसेसिंग। बिफोर मतलब यही बेच दो, यही यही यही, और आफ्टर मतलब प्रोसेस करने के बाद बेचो। क्या कह रहे हो? गिव योर कमेंट दैट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस ऑन। बताइए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कि क्या हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं? मैंने कॉन्सेप्ट में जो बात समझाई थी, ये वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आकर बच्चा जो थर्ड में सीखता है, उस चक्कर में वो फोर्थ में गलत कर देता है। तो मैं आपको फोर्थ करवा रही हूँ। इसमें आया ए, इसमें आया बी, हम लिखते हैं एडिशनल रेवेन्यू, और हम लिखते हैं बच्चे एडिशनल कॉस्ट। ओके, और फिर हम लिखते हैं नेट में कितना बच रहा है, और फिर हम लिखते हैं हमारा डिसीजन कि हम एक्सेप्ट करने वाले हैं फर्दर प्रोसेस करना, या हम फर्दर प्रोसेस करने के लिए मना करने वाले। लेकिन आपको मैं अंतर समझाना चाहूंगी इस पार्ट में। क्या आप कोई डिसीजन ले रहे थे? द आंसर इज जी नहीं, आप डिसीजन नहीं ले रहे। तो आप क्या कर रहे थे? जो आपने डिसाइड डिसाइड करा था, उसका रिजल्ट क्या रहा? आप जो बताते हैं, क्या डिसाइड किया था बताइए? डिसाइड ये किया था कि ड्यूरिंग द सेड पीरियड इतनी सेल्स करी, मतलब फर्दर प्रोसेस करा, तो ये इनका डिसीजन था। सेल करने पर इनका परिणाम क्या हुआ?
रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट कितना मिला, ये वो। फोर्थ पार्ट में आप डिसीजन लेना। डिसीजन इंसान हमेशा पहले लेता, पहले एडवांस में, कि मैं ऐसा करूं कि मैं ऐसा करूं, फ्लिप पे बेचूं कि फर्दर प्रोसेस करूं। इसमें एक्चुअल कितनी क्वांटिटी बेची इज नॉट द कंसर्न। द कंसर्न इज आने वाले पीरियड में जो क्वांटिटी बनेगी उसको मैं स्टॉक पे बेच दूं या पूरी को फर्दर प्रोसेस करूं। तो यहाँ पूरी क्वांटिटी ली जाएगी। गलती ये मत करना कि सिर्फ सोल्ड क्वांटिटी ले, बिकॉज द डिसीजन इज टेकन इन एडवांस। तब थोड़ी ना पता होता कितने बिका कितना नहीं बिका। आप भविष्य के लिए ले रहे हो, एक महीने में नहीं बिकेगा तो 2 महीने में बिक जाएगा, बिक तो जाएगा ही ना अल्टीमेटली आपका सामान। तो आप एडवांस में डिसीजन ले रहे हो, तो पूरी क्वांटिटी को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाता है। जो प्रॉफिटेबल ऑप्शन है वो ऑप्ट कर लेते हैं। चलो इसी बात पे एडिशनल रेवेन्यू चेक करें। एडिशनल रेवेन्यू कैसे निकाले ना, अगर हम यहाँ बेच रहे थे, यहाँ तो 2 लाख क्वांटिटी थी, 8 का बिकता 16 लाख मिलता। आगे बेचते तो 160 क्वांटिटी हो गई, लॉस हो गया, और रेट कितना है 10 का, तो कितने रुपए मिल रहे हैं 16 लाख। हाँ है, ऐसे ही है। यहाँ पर 10 का रेट 16 लाख, यहाँ पर ये 16 लाख, तो ये तो जीरो होगा। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। आई चेक इट व्हाटएवर। एडिशनल कॉस्ट चेक करूँ, 2,60,000 की कॉस्ट अच्छी, तो भाई 2,60,000 रुपये जेब से जा रहा है, और मिल क्या रहा है एडिशनल, कुछ नहीं। नेट में हो गया नेगेटिव, नेगेटिव 2,60 दे रहे हो, आ रहा है कुछ नहीं। व्हाट इज योर डिसीजन? मत करो फर्दर प्रोसेस, मत करो फर्दर प्रोसेस, डोंट फर्दर प्रोसेस। अगली बात करो, बी को चेक करो। बी को, बी यहाँ बेचते हो 4 के रेट पे बिकेगा, 16, 32, 48, 64, 640 का। फर्दर प्रोसेस करते हो 320 है और 4 के रेट का बिकेगा, 320 इंटू 4, 12,80,000 की सेल हो जाएगी। 12,80,000, 12,80,000 की सेल्स होगी, और अदरवाइज 640 की होगी। कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू है मैम? 640 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू। कॉस्ट वाइज कहो कितनी तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है? कॉस्ट लगी थी तुम्हारी 3 लाख रुपए। तो दिमाग चलाओ जल्दी जल्दी, सब लोग दिमाग का बटन ऑन चलाते चलो जल्दी। लग रहे हैं 3 लाख, आ रहे हैं 640, कितना नेट में बच रहा है 340। व्हाट इज योर डिसीजन? दिस शुड बी फॉर द प्रोसेस। इसको बी को फर्दर प्रोसेस करो, ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करो। मैं एक्चुअली जाकर इसका एक बार आंसर चेक करना चाह रही हूँ, तुम हो नहीं कहीं मेरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे ना हो गया। तो नवंबर 21 का ये क्वेश्चन है। वेयर आर यू माय डियर RTP? नवंबर 21 का ये क्वेश्चन है, नंबर 10, 10 क्वेश्चन। तो अगर हम देखें, बड़ा ही गंदा सा बनाया है, शक्ल ही खराब है उसकी। तो डिसीजन तो वही निकल के आ रहा है, शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ एंड बी शुड बी फर्दर प्रोसेस एज इट रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा, बाकी थोड़ा सा फैशनेबल नहीं है, डिजाइनर नहीं, ऐसे ही कुछ गंदा सा बना दिया है। 1 मिनट ऊपर चेक करूँ, ये तो थर्ड ही पार्ट है। सेल्स वैल्यू 16 लाख, बिफोर आफ्टर क्या, कुछ नहीं। और जॉइंट कॉस्ट का शेयर, बहुत ही डिजाइनर सोल्यूशन है पर इनका। कीपिंग देम असाइड, अपना हो गया। कैलकुलेशन तुम एक बार चेक कर लेना, तो चीजें मैंने तुम्हें बता दिया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया तो 10 नंबर तक का वेटेज है इस क्वेश्चन का, बिकॉज इट हैज सो मेनी पार्ट्स। ओके, तो मैंने आपको MCQ करा दी, मैंने आपको क्वेश्चन करा दी, मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज करा दिया। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आपने शायद कर लिए होंगे। जो बच्चों को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। आई शेयर द लिंक विथ यू, यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट, एंड वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? इफ यू फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर was beneficial for you, please share it with your friends also so that they are also able to get benefit of it। और जो मेरा इंटेंशन है, क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। इट इज नॉट जस्ट कि मेरे को ऐसा करना है क्या व्यूज बढ़ जाए, नहीं। देखो व्यू तो अगर कंटेंट है और काम का है बच्चों के लिए तो बढ़ ही जाएंगे, बट मेन पर्पस ये है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है कोई चीज, उसको किसी चीज को करने में 4 घंटा लगे, और उसी चीज को अगर मैं उसको 1 घंटे में करा दूं, तो जिसका टाइम सेव होगा, प्लस खुद कर रहे होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट 100% रिकलेक्ट नहीं होते। लेकिन लेक्चर देख लेते हैं और एक एक बात अगर टीचर रिपीट कर दे, तो टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली स्कोर बढ़ जाएगा।
So I wish that through all these revision videos and the classes that we had and all the important questions that I'm sharing with you, you guys are able to boost up your score. Take care of yourself. You are there in my prayers. God bless you, my dear children. Bye bye.